अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़ी हसन है एंड आई एम सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट. Law is my major field, although we are in civil cases and rent cases as well. काफ़ी मैं कमिटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, FPCCI की भी जो बजट बनाने में इन्वॉल्व थी पिछले 3 साल से और अभी भी इस दफ़ा भी. और जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, खुद कराची टैक्स बार के अंदर भी मैं तीनों बार का मेंबर हूँ, लेकिन कराची टैक्स बार के अंदर भी मैं शामिल हूँ. और उनकी इस दफ़ा जो रेकॉनर लिखा, जो हमारा एक रेडी अवेलेबल टूल होता है, तो वो मैंने लिखा था पूरा. तो ये मैं सिर्फ इसलिए इंट्रोडक्शन अपना करा रहा हूँ कि अभी जो बात हुई तारिक साहब से, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ. तारिक साहब ने जब मुझे कॉल किया कि जी हम एक सेमिनार करना चाहते हैं, एक प्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं आपकी रिलेटेड टू सेक्शन 7E, तो उसके बाद ही मेरे ऑफिस आ गए. तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि ये कितने सीरियस है एंड ही नीड्स द बिजनेस. तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, उनकी ये अप्रोच जो थी. मेरा बल्कि ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे यहाँ जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो उस तरह से रोल आई डोंट नो क्यों नहीं प्ले कर पा रही, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. और जब डैमेज हो जाता है तो उसके बाद फिर वो रिएक्ट करते हैं. और रिएक्ट करने में भी जो उनकी अप्रोच होती है ना, वो बस एक मीर का शेर मुझे याद आ गया कि मीर भी क्या सादा है जिसके सबब बीमार हुए. तो हम कोशिश हमारी होती है कि हम FBR को अप्रोच करें. FBR एक रेगुलेटर है, FBR इज़ नॉट द लेजिस्लेटर. और हम कोशिश ये करते हैं कि हम चीफ कमिश्नर्स को अप्रोच करें, कमिश्नर्स को अप्रोच करें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. बजट बनने से पहले हमें रिएक्ट करना है. फॉर एग्जांपल, बजट स्ट्रेटेजिक पेपर जो है वो ऑलरेडी फ्लोट हो चुका है. अगर आप मुझसे पूछें कि अगले साल का बजट क्या है, तो मैं भी बता सकता हूँ कि इस वक्त जो टारगेट रखा है FBR ने 9,200 अरब रुपए का, वो अगले साल 10,046 अरब का है और उसके अगले साल 12,050 अरब रुपए का है. तो वो तो 3 साल के स्ट्रेटेजिक पेपर तो ऑलरेडी फ्लोट हो चुके हैं. तो अगर हमें कहीं रिएक्ट करना है तो अभी करना है. जो बजट तय करती है गवर्नमेंट, जैसे इस दफ़ा हमारा 14.4 ट्रिलियन का बजट है. मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है. 14.4 ट्रिलियन का बजट है. उसमें हम FBR का कंट्रीब्यूशन 52% है, विच इज़ अबाउट 9,200 अरब रुपए का. अब इसमें 37% डायरेक्ट टैक्सेस हैं और बाकी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं. अब ये जो स्प्लिट है, और फिर डायरेक्ट टैक्सेस का भी 68% तो हम अलग कलेक्ट करके देते हैं थ्रू विदहोल्डिंग टैक्सेस, थ्रू ट्रांजिशनल एडवांस टैक्सेस. तो इसमें FBR का रोल मुझे तो समझ नहीं आती. 26 चीफ कमिश्नर्स है अक्रॉस पाकिस्तान, कोई 34 के करीब डायरेक्टर्स हैं इनके, 14 के करीब मेंबर्स हैं. तो एक ह्यूज टीम है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगर हम आगे भी देखें तो अब ये क्या करने जा रहे हैं, मैं उस पर बात करूँगा. सेक्शन 7E जो है वो एक्चुअली जो हमें उसने इरिटेट किया वो सेक्शन 236C की वजह से किया, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी की सेल रुक गई. और जब सेक्शन 236C की बात आती है तो हमें फॉर्म A भरना पड़ता है, रेजिडेंट जो लोग हैं, और फॉर्म B उन्होंने सर्कुलर 3 के थ्रू इंट्रोड्यूस करा दिया कि जो नॉन रेजिडेंट है वो भी भरेंगे. और उसके बाद फिर उन्होंने इसको IRS के ऊपर अपलोड कर दिया कि अब आपने बार कोड के साथ एक सर्टिफिकेट लेकर आना है. अब इसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है वो ये है कि 42 सिटीज़ के ऊपर है खाली. पंजाब एग्जेम्प्टेड है. 42 सिटीज़ में कराची मेनली जो इफेक्ट हो रहा है. तो पंजाब के बड़े शहर नहीं है कोई पंजाब टोटल जो है ना, वो कह लीजिए एक तरह से लाहौर, सियालकोट. हाँ, बड़े शहर वो तो ठीक, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो वो सही है. उन्होंने 42 शहर सिटीज़ का अलग से SRO इशू किया, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, और उसमें कराची पे जो अप्लाई होता है वो 345 SRO है. उसके अंदर हम फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद फिर हम एक फॉर्म भरते हैं. और अफसोस ये है कि जब ये भरते हैं, अपनी वेल्थ इंक्रीज करते भी हैं, तो वो डीम्ड इनकम ही है, यानी कि ख्याली इनकम, एक फिक्शन जिसे कहते हैं, फिक्शन ऑफ लॉ के डोमेन में आती है ये. तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि जब मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा तो मैं ऑडियंस का इंटरेस्ट देखते हुए उसको बढ़ाऊंगा आगे. तो विल गो in turn, like we will discuss the section 7E and section 236 first. फिर हम उसमें देखेंगे कि जो कोर्ट के डिसीजंस आए वो क्या आए, और फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा. उसके बगैर हम इसको नहीं समझ सकेंगे. थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को हमें देखना पड़ेगा. फिर हमें डीम्ड इनकम को समझना पड़ेगा कि डीम्ड इनकम क्या है.
और उसके बाद फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो लॉ अप्लाई होता है उसमें एक्सक्लूजन्स जो हैं वो कि जिन लोगों को उन्होंने एग्जम्पशंस दी हैं वो क्या डिस्क्रिमिनेटरी हैं या क्या है, और लेजिस्लेटर के पास क्या पावर्स हैं, क्योंकि कराची जो यानी सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन और जो लाहौर हाई कोर्ट का वो बिल्कुल एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में हम गए हुए और लाहौर ने जो है आर्टिकल 25 को जो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन को फोकस किया और उसने कहा इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, जबकि जो सिंध हाई कोर्ट है इसने कहा कि नहीं ये इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन जो है आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो विल गो इन टर्न और फिर देखते हैं क्या होता है। अगर इंटरेस्ट हुआ तो हम इसको पूरी डिटेल में जाएंगे, वरना फिर हम इसको सुपरफिशियली भी देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी से कोशिश करें अगले बजट के लिए, क्योंकि जब डैमेज हो जाता है इस वक्त करने का इतना फ़ायदा नहीं है। अब हम सिर्फ प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव अप्रोच जो फ़र्क है ना, बस वही यहाँ पर हमारे लिए फ़र्क है। तो जैसा आप कहें मैं आप कहते हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सेक्शन 7 ही है क्या हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, अभी मैं थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री थोड़ी आगे चल के बता दूंगा। उसके अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होता है जिसके अंदर टैक्स कैसे लगाया जाएगा, और एक उसका कलेक्शन चार्जिंग उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे टैक्स के अंदर बहुत सी रिजीम्स हैं, जैसे फाइनल टैक्स रिजीम है, नॉर्मल टैक्स रिजीम है, इसी तरह एक डीमिंग है। डीमिंग का मतलब होता है ख्याली, फिक्शन, जिसमें लेजिस्लेटर ये कोई चीज़ अज्यूम कर सकता है कि ये चीज़ हुई है जबकि वो ना हुई हो, या कोई चीज़ हुई भी हो तो उसको इग्नोर कर सकता है। जैसे हमारा सेक्शन 111 का सेक्शन है, हमारी प्रॉपर्टी इनकम का सेक्शन है, उसके अंदर भी डीमिंग का प्रोविजन मौजूद है कि किराया अगर आ रहा है और किसी का कम किराया कोई शो कर रहा है तो ऑफिसर एज्यूम कर लेगा कि नहीं इसका किराया इतना नहीं इतना आ रहा। तो उस प्रोविजन को एक्सरसाइज किया, हम इसको आगे डिटेल में समझेंगे। मुझे आई कैन अंडरस्टैंड। आप में से कोई लॉयर है या नहीं? अच्छा, आप में से कोई वो लोग जो खुद मतलब इनकम टैक्स से डायरेक्टली रिलेटेड हैं? नहीं, जनरली आपके स्टाफ कर रहा होगा या आपके कंसल्टेंट्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको हो गया ना, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट ये है कि जो नेक्स्ट बजट आ रहा है ना, तो वहाँ पे जो वॉइस हमें चाहिए वो मिलेगी। मैं इस दफ़ा FPCCI की 2 टीम्स में था, एक बजट बनाने वाली टीम जिसके रिकमेंडेशंस गई थी, और एक जो डायरेक्ट टैक्स उनको देख रही थी। तो हमें जो इनपुट्स आई तो उसमें अनफॉर्चुनेटली काटी की इनपुट उस तरह से नहीं आई जैसे आनी चाहिए थी, क्योंकि काटी एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा एसोसिएशन है, तो उस लिहाज से जो इनपुट आना था वो नहीं आया। तो इसलिए मेरा आज का यहाँ आने का जो पर्पस है वो ये कि एक एजुकेट हो जाए और आप आगे के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो लॉ जब पढ़ते हैं ना, तो ये सेक्शन हमें रीड करना पड़ेगा, फिर मैं इसको अपने उसमें से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आई विल गो वर्ड बाय वर्ड। ये कहता है सेक्शन 7E, सेक्शन 7C भी है, D भी है, पूरा एक सेक्शन है, हम E पर हैं अभी। टैक्स ऑन डीम्ड इनकम यानी ख्याली इनकम, इसका सब सेक्शन 1 है फॉर द टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड्स। अब ये 2022 एंड ऑनवर्ड्स की जो बात की इसने, इसी में एक डिटेल है, क्योंकि जो लेजिस्लेटर है उसके पास रिट्रोस्पेक्टिव पीछे से टैक्स लगाने की पावर्स भी हैं और आगे भी हैं। जनरली जब लॉ में ये ना लिखा हो तो वो प्रोस्पेक्टिव होती हैं, आगे से शुरू होती हैं, क्योंकि ये हमारा इनहेरिटेड राइट है, ये हमारा वेस्टेड राइट है। लेकिन लेजिस्लेटर इस राइट को ओवर रूल कर सकता है, ये उसके डोमेन में आता है। तो यहाँ उसने उसको ओवर रूल कर दिया और उसने कहा कि जी टैक्स ईयर 2022 और ऑनवर्ड्स। तो 22 का मतलब ये था कि जिस वक्त ये फाइनेंशियल एक्ट 2022 आया था उस वक्त तक वो साल गुजर चुका था, लेकिन उसने उसको पीछे से लगा दिया। A tax shall be imposed at the rate specified in division 8C of part 1 of first schedule। अब यहाँ इन्होंने एक रेट डिफाइन किया। जो शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल्स एक एक्स्ट्रा कमेंट्री होती है, और चूंकि बेसिक लॉ को चेंज करना मुश्किल होता है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर क्या किया जाता है कि शेड्यूल्स को हर साल चेंज कर दिया। मतलब लॉ ये बना दिया कि सैलरी होगी, टैक्स जिस आदमी की सैलरी होगी वो टैक्स देगा। अब कितना टैक्स देगा वो शेड्यूल में होगा, वो पार्ट 1 में आ जाएगा, शेड्यूल 1 में आ जाएगा। वहाँ जाके देखा कि टेबल 1 उसमें क्या लिखा है, कितना है। 6 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, 6 लाख के ऊपर 5% है, फिर 10% है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स उसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसने कहा कि डिवीजन 8C पर। अब ये एक बहुत बड़ी ट्रिक थी, वो खैर मैं आगे ज़्यादा डिटेल में बता सकूंगा, लेकिन यहाँ मैं बता दूँ क्योंकि लेजिस्लेटर की पावर यहाँ नहीं थी इमूवेबल प्रॉपर्टी को हाथ लगाने की, तो उसने ये ऐसा किया। और यहाँ उसने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी होगी उसकी हम फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे एज पर द SRO, उसका 20% लेंगे और उसका 5% देंगे, यानी कि इफेक्टिवली 1% ले रहा है वो उस ग्रॉस वैल्यू का। लेकिन अगर वो ये डायरेक्ट लिख देता तो उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं रहती। जो फेडरल लेजिस्लेटर को
इसको हम कहते हैं कलर लॉ। ये कलर्ड लॉ है, ग्रे एरिया है, जो भी कह लें आप। इसके अंदर उसने उसको घुमा के बात वही की, और इसी को लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत बेहतरीन अच्छा डिसीजन दिया है, और उसमें ये बात लिखी है कि जो डायरेक्टली नहीं हो सकता वो इनडायरेक्टली भी नहीं हो सकता। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, 50 पेज की जजमेंट है हमारे इसकी, तो हम अगर मौका हुआ तो भी देख लेंगे। अच्छा जी, खैर ये पॉइंट 1 हो गया। अब पॉइंट 2 आया कि रेजिडेंट पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू हैव ड्राइव्ड as income charged to tax under the section an amount equivalent to 5% of fair market value of capital asset situated in Pakistan held on the last date of the tax year। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर इसके बाद इसने आगे लिखा एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग। अब एक्सक्लूजन में इसने 13 लोगों को एक्सक्लूड कर दिया, 9 को सेक्शंस में, और फिर 2 4 जो है सब 1 2 3 करके 9 लोगों को इसमें से कहा कि इन जगहों पर सेक्शन 7 ही अप्लाई नहीं हो। उसमें क्या क्या है, एक तो कोई भी आप अपना कैपिटल एसेट अपनी मर्जी से एग्जम्पशन ले सकते हैं। मसलन किसी के पास एक बिल्डिंग है, एक रहने का घर है, एक ऑफिस है, दुकान भी है, वो कहता है ठीक है मैं अपनी बिल्डिंग के ऊपर एक्सक्लूजन ले सकता हूँ, तो ये उसको एक डिस्क्रिशनरी पावर होगी उसकी। दूसरा है कि सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस। अब ये इसलिए है कि वो सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस पे ऑलरेडी वो रेवेन्यू को कोई ना कोई टैक्स वगैरह दे रहा है, इसलिए ये भी एग्जम्प्ट होगी। फिर है जी सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर। अब इसको मैंने रेड इसलिए किया है कि एग्रीकल्चर तो वैसे भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसको भी इन्होंने यहाँ पे दोबारा से इसको लिख दिया कि वो भी एक्सक्लूड होगी। फिर कैपिटल एसेट अलॉटेड टू, अब इसने 1 2 3 4 दिया। पहला ये कि अगर किसी शहीद उसके डिपेंडेंट वगैरह को अलॉट हुआ तो ये एग्जेम्प्टेड है। अगर अ पर्सन डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन हु डाइज व्हाइल इन द सर्विंग ऑफ पाकिस्तान आर्मी, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। वॉर वुंडेड पर्सन जो पाकिस्तान आर्मी में और फेडरल प्रोविंशियल, वो भी एग्जेम्प्टेड है। एक्स सर्विसमैन या प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जिसको पहली दफ़ा अलॉट हुआ, इनिशियल ओरिजिनल अलॉटी, क्योंकि हम तो लीज पर ही हैं। आप देखिएगा शहरों की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो लीज पर होती है, वो ओरिजिनल अलॉटमेंट नहीं होती। ओरिजिनल अलॉटमेंट जो है वो अगर डिफेंस के एरिया में जाए तो ओरिजिनल अलॉटी वो होता है पहला, वो उसके बाद फिर वो आगे सब लीजेस होती हैं। अच्छा, मजीद इसके अंदर कौन एक्सक्लूडेड है, वो है एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस। इसलिए कि डबल टैक्सेशन ना हो जाए। एक प्रॉपर्टी जिसके ऊपर किराया पहले से ही आता है, उसका किराए के ऊपर वो टैक्स दे रहा है, तो इसलिए वो दोबारा से उस पर तो नहीं देगा टैक्स, क्योंकि डबल टैक्सेशन का वो तो लोकली नहीं इंटरनेशनली भी हमें ये इम्यूनिटी है इसके ऊपर कि डबल टैक्सेशन हम अगर यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं तो फिर हमें यूके में, यूएसए में, इधर जगहों पे दोबारा से नहीं देना। फिर है जी कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट ईयर, जो अभी खरीदा है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स 236K का टैक्स दे दिया, तो इसलिए वो भी एक्सक्लूड कर दिया उन्होंने। फिर उसने ये लिखा कि वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट, अब ऊपर से नीचे तक जो ABCDEF थे, इन सारों की उसने कहा कि कलेक्टिवली अगर इनकी वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए बनती है इनके हटाने के बाद, तो फिर आप पे अप्लाई होता है, वरना आप पे अप्लाई नहीं होता। अगर ऊपर की एग्जेम्पशंस किसी ने अवेल की, किसी ने एक्सरसाइज किया और उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो बची वो रह गई 50 लाख, तो फिर उस पर वैसे ही नहीं लगेगा। तो इसलिए वो एग्रीगेटली 2.5 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। बात समझ आ रही है? अगर ना आए तो प्लीज, हाँ ठीक है। फिर ये कहते हैं एच में कि कैपिटल एसेट ओन्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तो यानी कि गवर्नमेंट इदारे हट गए। फिर जो आई है वो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कैपिटल एसेट ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर, डेवलपर, लैंड डेवलपर, कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट सच पर्संस आर रजिस्टर्ड विद डायरेक्टर जनरल ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंस बिजनेस पर्सन DNFBP। ये लॉ हमारे ऊपर FATF की तरफ से इन्फोर्स हुआ पिछले 2 साल पहले, और इसके अंदर तमाम रियल एस्टेट वालों को इसमें रजिस्टर्ड होना पड़ा, ज्वेलर्स को होना पड़ा, अकाउंटेंट्स को होना पड़ा। तो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म की डोमेन में आता है ये। तो जो लोग इसमें रजिस्टर्ड ऑलरेडी हैं उनके ऊपर भी ये नहीं लगेगा, क्योंकि जनरली वो बड़े बड़े फ्लैट्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो अगर वो हर प्रॉपर्टी के ऊपर हर फ्लैट पर टैक्स देंगे तो उनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसलिए उनको भी एक्सक्लूड कर दिया। तो ये मिला के कोई 13 बनते हैं, ये एग्जेम्प्ट हो गए, इनके ऊपर 7 ही नहीं लगेगा। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट में इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी पर्सन, ये इन्होंने पावर्स अपनी मेंटेन रखी कि हम जो लिस्ट दी है इसके अंदर से चेंज कर सकते हैं, ऐड। वो ये कि हाँ, प्रोवाइडेड दैट द एक्सक्लूजन मेंशन्ड इन क्लॉज 1 से G तक
of this subsection shall not apply in case of a person not appearing in the active taxpayer list other than person covered in Rule 2 of 10th schedule. नॉन फाइलर पे अप्लाई नहीं होता है। हाँ, ये कहते हैं कि नॉन फाइलर इस इन एग्जेम्पशंस को या इस बेनिफिट को नहीं ले सकेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन उसने दी है, वो ये कहा है कि रूल 2 जो है ना 10th शेड्यूल का, वो उसके ऊपर ही अप्लाई नहीं होगा। वो ये है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी है और मैं 10 साल से फाइलर नहीं था और उस पर किराया मैं लेता हूँ और किराए की इनकम है सेक्शन 15 की, तो मैं भी 5% ही दूंगा। जो आदमी सैलरीड है उसने 10 साल से एक प्रॉपर्टी रखी हुई थी और उसने उसके ऊपर जो है टैक्स नहीं दिया था, तो उस पर एग्जेम्पशंस नहीं लगेंगी नॉन फाइलर की वजह से, उसको फिर वो एक प्रोसेस से गुजरना होगा। लेकिन प्रॉपर्टी के केस के अंदर सेक्शन 15 का जो है यानी किराए की इनकम को, उस पर 5% ही लगेगा। तो इसने ये 10th शेड्यूल के अंदर रूल 2 में इसको क्लियर कर दिया। फिर फेडरल गवर्नमेंट में इंक्लूड एक्सक्लूड ये पावर्स उनकी रही मेंटेन। फिर उसने ये सेक्शन में डिफाइन किया, और ये मिस्चिफ ऑफ लॉ है। लॉ के 3 रूल्स हैं, लिटरल रूल है, गोल्डन रूल है, एक मिस्चिफ रूल। तो इन्होंने इनिशियली जब इसको फ्लोट किया था तो उस वक्त इन्होंने लिखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है शेड्यूल 4 की, उसकी एंट्री 50 की वजह से वो एक्सक्लूड हो जाना था। तो इन्होंने इसको बाद में चेंज कर दिया। जब इन्होंने फाइनेंशियल बिल के बाद इसको आगे दिया तो फिर इन्होंने लिख दिया इसको कैपिटल एसेट्स। अब कैपिटल एसेट के बाद इन्होंने अपना डोमेन एक तरह से बढ़ाया, और लेकिन बहरहाल ये कि उन्होंने स्टॉक को इसमें से माइनस कर दिया जो कैपिटल एसेट है। इसके बाद इन्होंने मूवेबल, कट शॉर्ट ये कि मूवेबल एसेट अभी शामिल नहीं है, सिर्फ इमूवेबल एसेट शामिल है। फिर इसके बाद इन्होंने एक और बात कही कि एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन डिडक्शन, जैसे सेक्शन 22 और 24 के अंदर डेप्रिसिएशन या एमर्टाइजेशन वहाँ होती है इंटेंजिबल एसेट्स हो, और डेप्रिसिएशन वहाँ होती है टेंजिबल एसेट हो, और उसकी इफेक्टिव लाइफ कितनी है वो हर साल वो उसकी वैल्यू डिप्लीट होती जाती है, उनको भी हटा देंगे, उन पे भी अप्लाई नहीं हो रहा। फिर एनी मूवेबल एसेट नॉट मेंशन्ड इन क्लॉज 1 से 3 के ऊपर लिखी है वो है। और फार्म हाउस में इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दे दी कि अगर 2000 स्क्वायर यार्ड का फार्म हाउस है और उसके अंदर कंस्ट्रक्टेड एरिया 5000 स्क्वायर फुट यानी 555 स्क्वायर यार्ड बना हुआ है तो फिर उसके ऊपर है, और अगर उसमें एक से ज़्यादा बने हुए हैं तो वो दोनों को ऐड करके कंपाउंड करेंगे और फिर देखेंगे। तो ये कंक्लूड हो जाता है सेक्शन 7E उस लैंग्वेज के हिसाब से जो लॉ में है। और यहाँ तक इसको पहले समझना ज़रूरी है। अगर इसमें कोई सवाल था तो वो देख लीजिए, सिंपल है। मैंने कोशिश की है कि आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ, ज़्यादा वो असल मेरा सवाल ये था कि कोई बंदा है उसके पास प्लॉट है, अपना घर नहीं है, हाँ वो चाह रहा था अपना घर बनाना, तो वो प्लॉट भी क्या नाम है इसमें आ जाएगा, कनेक्शन आ जाएगा हाँ। या नहीं, अगर उसकी कलेक्टिवली जो उसने एग्रीगेट किया ना, अगर 2.5 करोड़ से ऊपर का है, नहीं आज के 2.5 करोड़ में कुछ भी नहीं आता। हाँ एग्जैक्टली, तो लैंग्वेज यही है कि 2.5 करोड़ से ऊपर है तो फिर आएगा। तो ये था कि मेरे पास मिसाल के तौर पे घर नहीं, प्लॉट है, मैं प्लॉट बनाने जा रहा था तो उस दौरान ये 7 नहीं आ गया, तो मुझ पे क्या सिलसिला लागू होगा, क्या मुझे होगा। किसी को देना पड़ेगा? एक कैपिटल एसेट जो आपको अलाउड है आप उसको एग्जाम करवा सकते यस, ये मेरा सवाल था, नहीं सही रहा। हैं। हाँ। एक कैपिटल हाँ। एसेट में आप उसको एग्जाम करवा सकते एक कैपिटल एसेट में आप एग्जाम करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक दोस्त है, अब वो माशाल्लाह उनकी फैमिली काफी बड़ी फैमिली है, उनके पास माशाल्लाह 2 घर हैं, एक में खुद रहते हैं, एक में उनके बच्चे रहते हैं, अब उनके लिए क्या हुक्म है? नहीं, उनकी टाइटल किसके नाम है? हैं? टाइटल जो प्रॉपर्टीज है उनके प्रॉपर्टी का उनके नाम पर है। तो उनकी 2 प्रॉपर्टीज होगी ना, हाँ, एक पे वो एग्जाम्पशन ले लेंगे, हैं। एक पे टैक्स लगेगा। अब टैक्स कितना भरना पड़ेगा? अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये होती है कि लोग क्या करते हैं, जो महंगी प्रॉपर्टी होती है ना उसको एग्जाम्पशन ले लेते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी कभी कभी इनहेरिटेडली वो 2.5 करोड़ से नीचे होती है तो कुछ टैक्स नहीं लगता। 2.5 करोड़ पे तो उस वक्त वैल्यू थी ना, 12 साल पहले की। नहीं, अभी फेयर मार्केट वैल्यू आज की, आज की मार्केट वैल्यू तो डीएचए में कोई भी 2.5 करोड़ की नहीं है। यही जो पॉइंट है ना वो ये है कि 42 सिटीज पे उन्होंने रेट्स बता दिए। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, फेयर मार्केट वैल्यू पे जो वैल्यू होगी ना वही लेनी है आपको। उन्होंने भले 12 साल पहले लिया हो, 12 साल पहले उन्होंने लिया होगा 60 लाख का, उस वक्त की वैल्यू देखेंगे आज नहीं आज की देखेंगे। आज की जो एफबीआर की हाँ, SRO 345 के हिसाब से वो लेंगे। का नाम करा देंगे तो मसला हो जाएगा। तो फिर ट्रांसफर का खर्चा भी आएगा ना, ट्रांसफर खर्चा तो बहुत कम है, हाँ इतना टाइम हाँ, ट्रांसफर का तो इतने लेकिन अब नहीं करा सकते क्योंकि 236 ने उसको बाहर कर दिया। अच्छा, सेक्शन 7E जो है ना वो यहाँ तक एंड अप हुआ। अब हमें एक जो हमारा दूसरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड है वो है जी ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स में सेक्शन 236C। जब आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं तो उसमें क्या करें, तो इस दफ़ा जो मिस्चिफ हुआ वो ये कि इन्होंने इस सेक्शन में एक सब सेक्शन ऐड कर दिया
और उसमें ये कह दिया कि अब जो भी प्रॉपर्टी आप लेंगे पहले जाके आप क्लियरेंस लेंगे और सेक्शन 7E का सर्टिफिकेट लाएंगे। तो अगर ये चीज़ एडअप नहीं होता इस दफ़ा तो फिर ये हमारे लिए कोई सेक्शन 7E प्रॉब्लम ही नहीं करता। तो उसने इफेक्टिवली जो रियल इस्टेट है उसको लॉक कर दिया, एक तरह ब्लॉक कर दिया। हाँ, तो अब इसी ये सेक्शन 236C क्या कहता है? ये कहता है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 2A एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग और अटेस्टिंग, यानी ये जो बर्डन है ये है रजिस्ट्रार के ऊपर, कट शॉर्ट ये। और इसकी जो रेट दिया हुआ है वो डिवीजन 10 पार्ट 4 और फर्स्ट शेड्यूल में 3% का रेट है। फाइलर्स के लिए, नॉन फाइलर्स के लिए 6% है। और इसके अंदर फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने आर्म फोर्सेस को, शहीद फैमिली को और इनको एक्सक्लूड कर दिया। और वो लोग जो जहाँ पर लोग नहीं रहते, नॉन रेजिडेंट हैं, यानी 81-83 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर हैं, और उन्होंने अगर उनके पास नाइकॉप है, अगर उनके पास POC है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है, या फिर उन्होंने जो करेंसी यूज़ किया था वो किया था फॉरेन करेंसी वैल्यू FCVA को, या उन्होंने अडॉप्ट किया NRVA को, यानी ये वो मोड ऑफ पेमेंट्स हैं, तो फिर वो भी इससे एग्जम्प्ट हो जाएंगे। जो रेड में मैंने मार्क किया ये वो सेक्शन है जो इस साल इन्होंने ऐड किया है, और यही हमारा अभी फोकस है। और एक्चुअली 7E नहीं बल्कि ये हमारा इरिटेंट है, या ये हमारे लिए इशू है। ये कहता है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ। अच्छा, ये मैं और बता दूं कि जहाँ स्पेशल लॉ होता है ना वो सारे जनरल लॉज को ओवरराइड कर देता है। जैसे अगर टैक्सेशन की बात है तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो बाकी तमाम लॉज के ऊपर प्रिवेल करेगा, क्योंकि स्पेशल लॉ। इसी तरह फैमिली लॉज हैं हमारे, तो बाकी सारे लॉज को प्रिवेल करेंगे। रेंटल लॉज हैं तो बाकी लॉज को प्रिवेल करेंगे। तो जहाँ स्पेशल लॉज आ जाते हैं तो वो फिर तो यहाँ पे इसलिए बात की, नॉट withstanding anything contained in any other law for the time being in force, any person responsible for registering, recording or attesting transfer of any movable property shall not register, record or attest transfer unless the seller or transferor has discharged its tax liability under section 7E. An evidence to this effect has been furnished to the said person in the prescribed mode, form and manner. तो कट शॉर्ट ही, और फिर एक्सक्लूजन्स दी हुई हैं वो शहीद की फैमिली को कि अब जब मैं कोई प्रॉपर्टी सेल करूं, गिफ्ट करना चाहूं, ट्रांसफ़र करना चाहूं, तो मुझे पहले वो एविडेंस दिखाना पड़ेगा उस अथॉरिटी को, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कोई और। उसके लिए उन्होंने सर्कुलर 1 के थ्रू फॉर्म A पहले इंट्रोड्यूस किया जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए, और सर्कुलर 3 के थ्रू इन्होंने फॉर्म B इंट्रोड्यूस किया जो लोग नॉन रेजिडेंट हैं। इन दोनों को ये फॉर्म भरना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि अगर वो DHA प्लॉट 1 फेज 8 बेच रहे हैं तो इसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहाँ है 7E का। अगर उन पे अप्लाई नहीं होता तो वो एक्सक्लूजन इसमें मेंशन होगी जो प्राइस होगी। और अब इन्होंने इसको मजीद एडवांस करा और इसको IRS के साथ अटैच कर दिया। अब ये बार कोड के साथ जनरेट होगा सर्टिफिकेट, और इसके अंदर उसको बताना पड़ेगा कि जैसे अभी इन्होंने एग्जाम्पल दी कि मेरी इनकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं, सेल्फ यूज़ में थी इसलिए उन्होंने एग्जम्पशन ले ली। सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई टैक्स लगता है तो टैक्स भरेंगे, अगर नहीं लगता तो भी उस पर एग्जम्पशन आएगा, 0 टैक्स होगा। बट ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है 42 सिटीज़ में। 7E की कंप्लाइंस हो रही है या नहीं वो इश्यू। हाँ, तो इस वजह से 7E जो है इन्फोर्स हुआ। अगर सेक्शन 2A में ये 2A ऐड ना होता, सेक्शन 236C में 2A ऐड ना होता तो सेक्शन 7E पे कोई इशू नहीं आना था। ये जरा स्पीकर ऑन करवा दें, आप स्पीकर भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक। जरा थोड़ा सा इसकी रोशनी डालें कि ऑब्वियसली 7E के हवाले से तो 1 साल से हमें ये पता है कि ये होना है। इस दफ़ा के इनकम टैक्स रिटर्न्स जो पंजाब, KPK, बलूचिस्तान में डले हैं उन्होंने बगैर 7E के डाले, और जितने भी लॉयर्स यहाँ पे भी थे उन्होंने भी सेक्शन 7E के ऊपर यही कहा कि कुछ का ख्याल था कि डाला जाए रिटर्न्स के अंदर और कुछ का ख्याल था ना डाला जाए। तो इस पर रोशनी आप जरा डाले। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली लॉजिकली इट्स अ वेरी कमजोर लॉ कि आप 3 प्रोविंसेस में तो आप सेक्शन 7E की बात ही नहीं कर रहे, और आप सिंध के हवाले से 7E की बात कर रहे हैं। सेकेंडली लॉजिकली इट डजंट मेक सेंस कि जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी वो आपने बेचने के लिए ली है या इनहेरिटेंस में मिली, और इनहेरिटेंस में अगर आपको मिलती है और आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है पे करने के लिए तो वो क्या होगा, इसके बारे में आप बताएं। अच्छा ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि बिजनेसमैन मैं देखूं कि आप ये कह रहे हैं कि डीम्ड प्रॉफिट, इवन जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने
FBR को कहा you are making a fiction story, this cannot be done. Why? इसलिए क्योंकि आप एक स्टॉक खरीदते हैं बेचने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि जी आपने स्टॉक खरीदा है इसलिए क्योंकि आप बेचेंगे तो आज से हमें टैक्स दे दें। तो डीम्ड प्रॉफिट का क्लॉज यकीनन है, मौजूद है, लेकिन इट इज अ वेरी कमजोर लॉ जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ लॉयर्स ने बताया। इसके ऊपर आप जरा प्लीज बताएं। और अच्छा, ठीक है। इसको कैसे करें कि 3 प्रोविंसेस में नहीं हो रहा, सिंधी के अंदर हो रहा है। पॉइंट है कि ये अभी आ जाएगा आगे। अब ऐसा करते हैं, मेरा ख्याल है तारिक साहब, कि हम पहले प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम फ्लोर क्वेश्चंस के लिए करेंगे, क्योंकि जो सवाल है वो इसका जवाब आगे मौजूद है। ठीक है, तो और अगर उसके बाद कोई चीज़ रह जाती है देन आई एम ओपन टू आंसर, जो भी ऐसा कोई सवाल आता है। We keep our questions to ourselves. हाँ फिर हम आपसे हाँ, मैं सिर्फ पहले कंप्लीट कर लूँ प्रेजेंटेशन। एक तो ये कि टाइम उसमें मैनेज हो जाएगा हमारा, उसके बाद फिर अगर कोई चीज़ रह जाती है तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा पहले कॉन्स्टिट्यूशन की पहले एंट्री देखेंगे, फिर तुम्हें थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी देखना होगा। अब ये कहते हैं, इसको मैंने कंक्लूड किया अपने उसमें, कि जजमेंट ऑफ सिंध हाई कोर्ट जो है 7E के हिसाब से, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंशियल एक्ट 2022, impose a tax on fair market value of immovable property held by a resident person. Sindh High Court upheld the constitution by providing the leading to a nationwide debate. जब इनके डिसीजन के बाद ये ज़्यादा डिबेट खुली थी, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया कि leading to a nationwide debate about whether the parliament has the authority to define what constitute income for tax purposes, especially within the context of entry 47 part 1 of Federal Legislative List 4th schedule of constitution, or 7 is essentially a tax on the capital value of immovable property and not on income derived from it. This type of tax cannot be imposed by parliament under entry 50 of financial federal legislative list, or being the provincial assembly under article 142 of the constitution, article 149A, article 270AA। थोड़ा सा ये बोरिंग होगा ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ ये स्लाइड। इसके बाद फिर हम इसको मैं अपने अल्फाज में भी कर लूंगा, बट आई वांट यू टू गो थ्रू विद द लीगल वर्ड्स। आर्टिकल 42C प्रोवाइड्स दैट अ प्रोविंशियल असेंबली शैल एंड मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल नॉट हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट इम्यूलेटेड इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। पहली बात, ये आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल लेजिस्लेटर जो है वो प्रोविंस की प्रॉपर्टीज की इमूवेबल प्रॉपर्टीज को टच नहीं कर सकता। ये आर्टिकल हो गया। दूसरा, आर्टिकल 270 की बात अगर करें, नॉट स्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, अ लॉ मेड बाय मजलिस शूरा shall not be questioned by any court or on any ground whatsoever। अब ये इसको डिफीट करती है 270A जो है। फिर आर्टिकल 149, the executive authority of the federation shall also extend to the giving of direction to the province as to the manner in which the executive authority thereof is to be exercised by the purpose of preventing any grave menace to the space or tranquility of economic life of Pakistan or any part thereof। तो जहाँ पर ऐसी हार्डशिप क्रिएट हो जाए, जहाँ पर इनहेरिट की प्रॉपर्टी, उसकी अपने पास पैसे नहीं है मगर उस पर टैक्स तो बन रहा है और वो उसके ऊपर लाइबिलिटी तो बन गई, एक्रू हो गया वो, तो उसकी भी बात, ये तीनों यहाँ पे कवर हो गए। अब आपका पॉइंट आगे भी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है इसका, कि रिगार्डिंग द लीगल फिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। सच एज दोज क्रिएटेड बाय सेक्शन 7E शुड बी लिमिटेड to a specific purpose and cannot be extended beyond the purpose. Furthermore, the term income as used in entry 47 should be understood in the context of the various provisions of income tax, and that presumptive tax as imposed by section 7E should be considered in conjunction with entry 52, which deals with the production capacity, यानी कि business से related जो चीजें, जैसे stock की बात आप कर रहे थे अभी। The above challenges the constitution of 7E of the income tax, arguing that it goes beyond the scope of parliament authority and violates the principle established by previous legal judgments. This raises question about the definition of income for tax purposes and limits of legislative power in this regard. Actually दो स्लाइड में और पढ़ दूं,
जिसके अंदर फिर मैं आपको अपने उसमें से एक्सप्लेन कर दूंगा तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। इसमें एंट्री 47 है जो ये कहती है The Pakistan pertain to tax on income other than agricultural income. This entry grants the federal parliament the legislative authority to make law related to the taxation of income excluding agriculture. एंट्री 47 में ये, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है, मैं उसमें नहीं जा रहा। एंट्री 50 ये कहती है कि कैपिटल वैल्यू जो होगी उससे रिलेटेड टैक्स जो होगा फेडरल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इसका डोमेन नहीं है। दिस कैन इंक्लूड टैक्सेस ऑन एसेट्स लाइक मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ, उन सब पे लगा सकती है लेकिन नॉट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसकी भी कमेंट्री में स्किप कर रहा हूँ। कोर्ट के डिसीजन पे आ जाता हूँ। पहले मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन, और ये मैंने बहुत कंप्रेस किया, ये सिंध हाई कोर्ट का भी 50 पेजों पे भी, ये सिर्फ 3 स्लाइडें ऐसी हैं जिनको मैं इस तरह गो थ्रू करूँगा, फिर मैं आपको अपने उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि और इसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान अल्फाज रहें। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा फॉर अवॉइडिंग द डिस्क्रिमिनेटरी, इसको मैंने कलर चेंज, जहाँ जहाँ कलर चेंज किया मैंने उनका कोई पर्पस है, एक मैंने ब्लू में रखा है और एक रेड में रखा है और अंडरस्टूड है। एंड कन्फिस्केटरी एस्पेक्ट्स इन द चार्जिंग प्रोविजन। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जो डिस्क्रिमिनेशन जैसे शहीदों को फेडरल गवर्नमेंट, तो फाइनली ये कहते हैं कि सिर्फ बिजनेसमैन पे लगाया। आप अगर यानी इट्स बॉइल डाउन टू अल्टीमेटली यही है ना कि आप एक आम आदमी और बिजनेसमैन पे लगा रहे हैं ना, बाकी सब तो एक्सक्लूजन है देखा जाए तो उसने कहा ये डिस्क्रिमिनेटरी जो चीज़ है वो उसने आखिर में लिखी भी है कि आर्टिकल 25 जो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। और उसने मजीद ये कहा कि ऑर्थोडॉक्स वे इज दैट इट शुड बी लेवीड इनडिस्क्रिमिनेटरी टू ऑल सब्जेक्ट्स फॉलिंग विद इन द मिस्चिफ ऑफ चार्जिंग प्रोविजंस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लॉ के हमारे 3 रूल्स हैं, एक है मिस्चिफ लॉ, एक गोल्डन रूल और एक है लिटरल। लिटरल में तो जो लिखा हुआ है वो आप अडॉप्ट कर लें। गोल्डन रूल में ये है कि वो जो लेजिस्लेटर का जो इंटेंशन थी वो क्या थी उसको देखा जाता है। और मिस्चिफ में ये होता है कि जो उस लॉ में एक शरारत सी बन रही थी उसको कैसे कंट्रोल करें। जैसे यहाँ पर हुआ कि उन्होंने डिवीजन 8 में जाकर ये किया कि 5% लगाएंगे, एज्यूम करेंगे फेयर वैल्यू, उसका 5% लगाएंगे, फिर लेंगे 20% उसका, तो वो इफेक्टिवली तो 1% ही था। अगर वो डायरेक्ट कहते कि हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगाया तो वो फिर उनकी अथॉरिटी से निकल जाना था, तो उन्होंने उसको अदर वे उड़ाया। तो इसने लाहौर हाई कोर्ट ने उसको रेज किया यहाँ पे ये पॉइंट। फिर इसने ये कहा, जो मैं आगे बढ़ लेता हूँ, टू ट्रीट द मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इनकम अंडर सेक्शन 43 बियॉन्ड द कॉम्पिटेंसी ऑफ फेडरल लेजिस्लेटर। सेक्शन 7E आर रीड डाउन यानी उसका स्कोप बनाना विद द कैपिटल वैल्यू विद इन दी फेडरल लेजिस्लेटिव एंट्री ऑफ 50। और फिर इसने कहा कि एंट्री 50 ऑफ taxation capital value of asset requires that the asset should be valued as a whole and taxed inseparably। और आखिर में जो इसने बात कही कि एक्सक्लूजन ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 1, 2, 3, 4 जो है 7E सबसेक्शन 2D में इज डिस्क्रिमिनेटरी ऑफेंडिंग द आर्टिकल 25। और फिर आखिर में उसने सजेस्ट किया कि आप इसको पहले दुरुस्त करें इन लैकिंग्स को, फिर अप्लाई करें। और यही अभी सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, यहाँ से डिपार्टमेंट गया हुआ है और सिंध से हम गए हुए हैं, यानी टैक्स पेयर्स गया हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने बिल्कुल ही अलग बात की, बिल्कुल दोनों। और इसीलिए जहाँ हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट की 5 जुरिस्डिक्शंस हैं। एक उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जहाँ फंडामेंटल राइट ऑफ डायरेक्ट चले जाते हैं, एक उसकी अपीलेंट जुरिस्डिक्शन है कि जहाँ पे आप एग्रीव्ड हो कि ये हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया तो आप चलें, एक उसकी एडवाइजरी पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, 183 में 184 में ये। तो अभी हम उसकी अपीलेंट उसको एक्सरसाइज करने के लिए सिंध से हम टैक्स पेयर गया हुआ है और पंजाब से गवर्नमेंट गई हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने ये लिखा, और बहुत ही अजीब बात है ये, मैं बल्कि कर्सर से करता हूँ। ये कहते हैं वही बातें, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा ताकि वो बोरिंग ना हो, ताकि मैसेज भी चला जाए, और पूरा रीड आउट नहीं कर रहा मैं उसे। इन्होंने कहा कि ये टैक्स है नहीं, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और उन्होंने इसके अंदर वैसे लीडिंग केस इसके अंदर जो है उसको भी आगे मैंने थोड़ा सा वो कर दिया है। इसने ये कहा कि इफ सच अ फिस्कल स्टैच्यू इज बेनिफिशियल टू द कंट्री ऑन द होल, द इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड यील्ड टू द नेशनल इंटरेस्ट। बात ही खत्म हो गई। आपने जो बात कही कि मैंने इनहेरिट किया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूँ,
और एक दफ़ा थोड़ी देना, तो हर साल देना है, तो वेल टैक्स के है ना एक तरह से। तो एक प्रॉपर्टी जो मिसाल के तौर पर 10 करोड़ की है, अगले 10 साल आप उसे होल्ड करेंगे तो हर साल उसके ऊपर 1% इफेक्टिवली उसका देते रहेंगे, और हर साल वो SRO से बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि वो पावर भी उन्होंने ले ली है। तो ये सिंध हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, बड़ा हमारे लिए सरप्राइजिंग, कम से कम मेरे लिए। फिर दूसरी चीज जो मैंने मार्क किया, वी हैड कम टू द कंक्लूजन दैट नो एक्सेप्शन कैन बी ड्रॉन टू द, ये वो लिखते हैं, कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, जो उसका रेशियो डिसेंड आई है और ऑर्बिटो डिक्टो उसको मैंने यहाँ पे वो कर दिया है। We had come to the conclusion that no exception can be drawn to the competence of the federal legislature while introducing Section 7E through Financial Act 2022 in the ordinance, whereas the impugned levy is neither ultra-vires to the Constitution or it is confiscatory or discriminatory. Hence, the federal legislature is fully competent to impose tax on deemed income pursuant to Section 7E of the, और इन्होंने केस क्लोज कर दिया। अब हमारे पास 2 डिसीजन हो गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। लीडिंग केस में इलाही कॉटन केस है इसका, जो हमारे पिछले ऑर्डिनेंस में था, उसका सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट में पढ़ देता हूँ। द इलाही कॉटन केस एम्फेसाइज दैट व्हाट इज नॉट इनकम अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी मेड इनकम बाय फाइनेंशियल एक्ट एंड सच प्रेसिडेंट शुड बी फॉलोड। द डेवलपमेंट हाईलाइट द नीड फॉर लीगल क्लैरिटी एंड एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इन टैक्सेशन। वाज़े मौजूद है कि जो इनकम नहीं है उसको फाइनेंशियल एक्ट के थ्रू आप नहीं बना सकते, जैसे यहाँ बनाइए। तो एट लार्ज ये दोनों केसेस हो गए। अब हमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन देखना होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये केस ख़त्म नहीं हुआ है अभी। 7E 2A ये जो है ना, ये हमारे सर पे अभी हैं, और अगर ये इफेक्टिवली इसी तरह इन्फोर्स रहे तो ये मज़ीद बढ़ेंगे, क्योंकि डीमिंग जो सेक्शंस हैं और उनको है, ये तो सेक्शन 111 में कितना लोगों के साथ हार्डशिप हुई हो सकता है। आप में से किसी को भी नोटिस आए सेक्शन 111 के 122(5)A के, तो उसमें वो कहते हैं कि जी आपने जो, उन्होंने एज्यूम किया हुआ है कि जो आपके पास आपने इन्वेस्टमेंट है ना, ये भी आपकी इनकम है, क्योंकि उससे रिलेट करती है। तो उसके साथ जो चीज़ नेक्सस में हो जाए उस इनकम के साथ, वो सब कहते हैं ये उसका स्कोप है। जो रीडाउन की बात आई थी ना, रीडाउन का मतलब था उसका स्कोप तय करना। एक्सपेंस को भी कहते हैं कि जी हम ये इनकम मानेंगे, क्योंकि इसकी एक्सपेंस आप कम करते हैं तो इनकम बढ़ेगी। देयर इज अ नेक्सस, देयर इज अ रिलेशन। तो सेक्शन 111 में वो कोई भी चीज़ उठाता कहता नहीं ये वाला एक्सपेंस में नहीं मानता, उस पर भी बड़ी केस लॉज मौजूद है। एक ऑफिसर तो कुछ मतलब ज़्यादा ही एडवांस है। मैं आपको बताऊं, लॉयर्स की कमिश्नर्स या इन लोगों के साथ वो होती है, झगड़े होते हैं। जाहिर है कि हम ये समझते हैं कि एक पब्लिक सर्वेंट का अपना एक जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है या जो उससे एक्सपेक्टेड है वो करे। तो हम उनको इस लिहाज से अथॉरिटी नहीं समझते कि वो लेजिस्लेटर है कि कानून बनाए, वो एक रेगुलेटर है। तो एक ऑफिसर थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो मीटिंग की है दुबई में क्यों की, तो मैं इसको डिसअलाउ कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ इनकम में। तो कोर्ट ने ये कहा कि इसकी मर्जी, ये तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है ना। एक पार्टी है, मसलन आप एक्सपोर्टर हैं, आपका यहाँ पे वो नहीं आना चाहता फॉर एनी रीजन, सिक्योरिटी रीजन, वो कहता है ठीक है दुबई में आके मुझसे मिल लो तो मैं मीटिंग कर लेता हूँ, साइन कर देता हूँ आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट, आप एक्सपोर्ट करो। तो उसने जाके अगर वहाँ दुबई